जय हिंद साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज का आपका टॉपिक है हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्ड के भेद कितने होते हैं। तो वर्ड के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं वर्ड के। नंबर 1 स्वर और दूसरा व्यंजन। कितने होते हैं? दो। पहला तो स्वर है और दूसरा होता है व्यंजन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। स्वर में संख्याओं की बात की जाए तो इसमें होती हैं 11 संख्याएं। स्वर में कितनी संख्या होती हैं? 11। और स्वर के भेद होते हैं 3। और स्वर में मात्राएं होती हैं 10। और ये बताएं कि आपको संख्या कौन सी होती हैं, जैसे अ आ ई उ रे ए ऐ ओ। ये कितनी संख्या होंगी? 11 होगी आपकी स्वर की संख्याएं। और इसके भेद होते हैं 3। पहला तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ये इसके 3 भेद होते हैं। और इसमें होती हैं मात्राएं कितनी होती हैं? 10। जैसे इसमें 11 संख्याएं होती हैं, उसी प्रकार इसमें 10 मात्राएं होती हैं। जो इसकी मात्रा होती है छोटे आ की, ये जो मात्रा होती है उसे काउंट नहीं किया जाता, उसे काट दिया जाता है। बाकी आ से लेके ओ तक, ओ से औरत तक आपकी 10 संख्याएं होती हैं। यानी कि इसकी जो मात्रा होती है वो 10 होती हैं। इसमें संख्या कितनी होती हैं? 11। और भेद कितने होते हैं? 3। और मात्राएं होती हैं 10। और सेकंड है आपका व्यंजन। और व्यंजन में 3 तो मूल संख्याएं होती हैं और कुल संख्याएं 39 यानी कि 39 कुल संख्याएं होती हैं। और व्यंजन के होते हैं 3 भेद, यानी कि 33 आपकी मूल संख्याएं हो गई और कुल संख्याएं हो गई 39 और 3 हो गए इसके भेद। तो चलिए अब आगे देखते हैं वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, यानी कि वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं आपके 52। आपको ध्यान रखना है ये, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसे ऑप्शन आते हैं 49, 48 ऐसे आते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है इसमें 52 वर्ण होते हैं। ऊपर वाले जो होता है इसे स्वर होते हैं। इस स्वर को हम अच भी बोलते हैं। ध्यान रखना है, स्वर को अच भी बोलते हैं। और जो अच आ जाए ना कहीं पे लिखा हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि स्वर को हम अच भी बोल देते हैं और व्यंजन को हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन को हल बोल देते हैं। क्योंकि वर्णमाला में ये देखो, इधर वाले तो स्वर हो गए और ये व्यंजन हो गए। स्वर आप जानते हैं, जैसे आ से लेके ओ तक ये सब क्या हो गए? स्वर हो गए। और ये व्यंजन है वो का से लेके ज्ञा तक, ये सब व्यंजन होते हैं। तो स्वर में बात की जाए तो स्वर में 4 तो ह्रस्व स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 4 ह्रस्व स्वर हो गए और 7 दीर्घ स्वर हो गए और 1 प्लुप्त स्वर होता है। 4 ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? अ ई उ ऋ। कौन से? अ ई उ और ऋ। ये तो ह्रस्व स्वर होते हैं, इन्हें हम मूल स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल स्वर भी बोलते हैं। और दीर्घ स्वर होते हैं, या दीर्घ स्वर या फिर संधि स्वर, कुछ भी बोल देते हैं ना, कहीं कहीं पे संधि स्वर भी लिखा आता है। तो ये होते हैं आ ई उ ए ऐ ओ। यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पे देखो, छोटा छोटा है अ ई उ ऋ। आ के बाद क्या होता है? आ बड़ा आता है ना, आ के बाद तो बड़ा, ये बड़ा हो गया। ई के बाद आती है बड़ी ई, उ के बाद आता है बड़ा उ। तो जो यहाँ पे बड़ा बड़ा चल रहा है, यानी कि ह्रस्व का मतलब होता है लघु, छोटा, लघु या फिर हम छोटा कह सकते हैं इसे। और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा या संधि स्वर, कुछ ही बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, पहले आ है तो इसके बाद आ आ रहा है, ई है तो इसके बाद ई आ रही है, उ है तो इसके बाद उ आ रहा है। तो जो बड़ी बड़ी संख्या होती है उसे बोलते हैं दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और प्लुप्त स्वर की संख्या 1 होती है। अब चलो व्यंजन के बारे में बात करते हैं। व्यंजनों की संख्या क्या 3 भागों में विभाजित किया गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मज व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है या फिर उदित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदित व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन हो गया, वर्गीय व्यंजन हो गया और उदित व्यंजन भी कहते हैं। उदित व्यंजनों की संख्या होती है 25, यानी 25 होती है उदित व्यंजनों की संख्या। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। यर लव, ये तो आपको याद भी हो जाएगा बहुत ही इजिली से। यर लव, इसकी संख्या कितनी हो गई? 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है स ह, यानी कि नीचे स, फिर ये वाला सा, फिर स, फिर ह, ये सब होते हैं ऊष्म व्यंजन। आपको नोट करके लिखना है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मूल दीर्घ स्वर को सजाती स्वर एवं संयुक्त दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल दीर्घ स्वर को सजाती स्वर एवं संयुक्त दीर्घ स्वर को विजाती स्वर भी कहते हैं। तो अभी तक तो हमने पढ़ा था कि वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड के भेद कितने होते हैं।
अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला होती क्या है। वर्णमाला वर्णों या अक्षरों, लिपि, चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों या लिपि, चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यदि वर्णों को व्यवस्थित क्रम में न रखा जाए तो वर्णमाला नहीं बल्कि वर्ण रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया अ, उसके बाद आ, ई, तो ये तो हो गई हमारी वर्णमाला, क्योंकि हम इसे व्यवस्थित क्रम में लिख रहे हैं। आ, ई, ऊ, रे, ऐसे यहाँ तक, यहाँ तक। ये तो हमारी हो गई वर्णमाला। इसे क्या बोलेंगे हम, वर्णमाला बोलेंगे, क्योंकि हम इसे व्यवस्थित क्रम में रख रहे हैं। पहले आ, फिर ई, फिर बड़ी ई, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, ऐसे आएगा ना, तो ये वर्णमाला होगी। अगर जो हम इसे ऐसे लिख दें क, न, अ, प, च, ऐसे, मतलब कोई इसका क्रम नहीं हो, पहले हमने क लिख दिया फिर न लिख दिया, इसका कोई क्रम नहीं है। अगर जो हम ऐसे लिखेंगे अ, आ, ई, तो ये हमारी हो जाएगी वर्णमाला। अगर जो हम इसे ऐसे नहीं लिख रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, वर्ड। वर्ड क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये एक अक्षर है। जैसे ये क, एक क्या है, ये अलग वर्ड है, यानी कि अक्षर है ना, ये भी एक वर्ड है, अ, ये भी एक वर्ड है। ये सभी क्या है, एक वर्ड समूह है। क्या है, वर्ड समूह। अगर जो हम इसे सीधे सीधे लिखेंगे तो ये वर्णमाला होगी, इसे बोलेंगे वर्ड समूह। अगर जो ऐसे कहीं पूछा जाता है कि निम्न में से वर्ड समूह कौन सा है, तो उसमें ऐसे आएगा क, न, ऐसे, मतलब एक ऐसे लाइन आएगी प, स, च, अ, ह, तो ये क्या हो गया, वर्ड समूह। और जब वर्णमाला आएगी तो क, ख, ग, घ, न। आप समझ गए ना वर्णमाला वर्ड समूह में क्या अंतर होता है। इसके थोड़े से इसके बारे में जान लेते हैं। हिंदी वर्णमाला देवनागरी में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है, हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो ब्राह्मी लिपि से ही परिकृत है। कौन सी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से परिकृत है। ये हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है। किस, कहाँ से, बाएं से दाएं लिखा जाता है। और वैसे ही देवनागरी लिपि हिंदी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। हिंदी और देवनागरी लिपि दोनों ही बाएं से दाएं लिखी जाती हैं और इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। नेक्स्ट है व्यंजन वर्ड किसे कहते हैं। ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता हो या एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। ऐसा वर्ड जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता हो या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्द को व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्णों में अ ध्वनि अंतर्निहित रहती है, क्योंकि अ के बिना किसी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा क लिखा हमने, ठीक है, तो हम क के साथ में क्या हमें ध्वनि मिल रही है, क, अ। इसमें हमारे आ रहा है क, अ, तो ये किसके साथ बोल रहा है, ये है स्वर। स्वर के बिना क हम बोल नहीं सकते, क्योंकि क लिखा तो ऐसे जाता है, लेकिन इसका उच्चारण होता है क, अ। इसमें आ रहा है ना, तो बिना किसी स्वर की सहायता के बिना हम व्यंजन को नहीं बोल सकते हैं। जैसे ख हम लिख के देखते हैं, ख, ये ख है, इसका हम बनाएंगे ख, ये तो ख आ रहा है, ख, अ, ये हो गया शुद्ध, यानी कि बिना किसी स्वर की सहायता से हम व्यंजन को नहीं बोल सकते। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, हम ग देख रहे हैं, ग। जितने भी व्यंजन हैं क से लेके ज्ञ तक, इन सभी को हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि व्यंजन में स्वर का छिपा रहना होता है। मूल व्यंजनों में वर्णों की संख्या कितनी होती है, मूल व्यंजन वर्णों की संख्या, मूल व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। कितनी होती है, 33। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें परतंत्र कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि व्यंजन को परतंत्र क्यों कहते हैं, परतंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें परतंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परतंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें परतंत्र भी कहते हैं। जैसे क, इसमें आ रहा है ना, इसमें भी आ रहा है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वरों की सहायता से बोले जा रहे हैं, इसलिए इन्हें परतंत्र कहते हैं। व्यंजन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन और नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। कितनी होती है, 25। का से लेकर प तक, कहाँ तक, का से लेकर प तक के सभी वर्ड स्पर्श व्यंजन में आते हैं। क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, मतलब यहाँ तक प तक, ये सारे अक्षर कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं।
अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। कौन से य, र, ल, व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस पे अपनी कॉपी में एक मान लो एक उस पर हेडलाइन कर लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं य, र, ल, व। इन्हें प्रकम्पित स्वर भी कहते हैं, पार्श्विक या लुंठित स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकम्पित अर्धस्वर या पार्श्विक या फिर लुंठित स्वर कहते हैं। इन्हें ध्यान रखना। प्रकम्पित स्वर कौन से होते हैं? य, र, ल, व। या कोई ऐसे पूछता है पार्श्विक स्वर कौन से होते हैं, पार्श्विक सॉरी व्यंजन, तो वो होगा य, र, ल, व। आप यहाँ पे ये मत देख लेना कि ये स्वर है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है प्रकम्पित अर्ध स्वर। अर्ध स्वर का मतलब ये है कि इसमें जो आधा स्वर आता है ना, य, ऐसे, इसलिए इसका नाम है अर्ध स्वर। ये मत सोच लेना कि ये हमारा व्यंजन है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये व्यंजन है, प्रकम्पित अर्ध स्वर एक व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन का पार्ट है। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन स, स, ह। कौन से? स, स, ह। स को किससे बोलते हैं? तालव्य, यानी तालु से बोला जाता है। स ये मूर्धन स्वर है। कौन सा है? मूर्धन व्यंजन है। मूर्धन व्यंजन है स। और ये वाला सा है वो दंत है, और ह है कंठ। यानी सबसे पहले आ रहा है तालव्य। तालव्य जो ये वाला सा से सलजम है, ये तालव्य हो गया। सा से षटकोण है, मूर्धन्य हो गया। सा से सपेरा दंत हो गया। ह कंठ हो गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से एक नहीं जरूर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है। तो उसमें ये चार ऑप्शन मिलेंगे, तो आप मूर्धन्य पूछा जाए तो दूसरे नंबर वाला। पहले आपको ध्यान रखना है तालव्य, मूर्धन्य, दंत, कंठ। तालव्य, मूर्धनम, दंत, कंठ। अब ये जानते हैं कि स्पर्श व्यंजनों में कौन से आते हैं। कौन से आते हैं? क, च, ट, त, प। इनकी ट्रिक है कचट तप। क, च, ट, त, प। ऐसे आपको याद हो जाएंगे, बहुत ही वो है, क्योंकि अणा के पहले आता है सबसे पहले क, फिर ख, ग, घ, फिर अना, फिर च, छ, ज, झ, फिर यहाँ ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये मतलब यहाँ से जो पीछे ना स्वर आ रहा है इनका, उनके जो आगे वाला होता है वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। जैसे क, च, ट, त, प। कचट तम में ये कौन से मुख? क, ख, ग, घ, न। ये कहाँ से बोले जा रहे हैं? कंठ से। इन्हें बोल के देखो, क, ख, ग, घ, न। ये ना छोड़ देंगे, क्योंकि ये ना है वो पंचमा अक्षर है, यानी कि पांचवा। 1, 2, 3, 4, 5 पांचवा अक्षर हो गया, तो इसे हम बोलते हैं पंचमाक्षर या फिर नासिक वर्ड बोलते हैं। अगर जो हम अणा को बोलते हैं तो इसमें ना स्वर आता है, जो इंग्लिश होती है उसमें भी एन आता है। क, ख, ग, घ, न आ रहा है ना, अणा। तो ये हो गया नासिक स्वर या फिर पंचमा अक्षर। तो ये कहाँ से बोला जा रहा है? कंठ, यानी कि गले से बोला जा रहा है। च, छ, ज, झ, ञ। ये कहाँ से बोला जाता है? तालु से। तालु यानी कि जीभ के ऊपर से। ट, ठ, ड, ढ, ण। ये मूर्धन्य स्वर हैं। त, थ, द, ध, और ये कहाँ से बोला है? दंत से। त, थ, द, ध। ये बोल के देखो ना, इसमें दांतों के पास हमारी बार बार जीभ जा रही है, यानी कि दंत स्वर हो गए। प, फ, ब, भ। ये ओठ। प, फ, ब। ऐसे बोलते हैं ना, ओठ हमारे बार बार एक दूसरे से चिपक रहे हैं, यानी कि ये कैसे स्वर हैं? ओठ स्वर हैं। और इसमें पंचमाक्षर कौन से होते हैं? न, न, मतलब ये लास्ट वाले अक्षर हैं, अड़ा, न, ये सब कैसे होते हैं? पंचमा अक्षर, यानी कि हम इन्हें नासिक स्वर भी बोलते हैं। तो अब आप नोट करके डाल लीजिए, नोट पॉइंट करके डाल लीजिए कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। च, छ, ज, झ। इन चार वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। कौन से को? च, छ, ज, झ। इन सभी को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डाल लीजिए, अर्धस्वर किसे कहते हैं। अर्धस्वर यानी कि य, वो, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, इन्हें इसलिए अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो उच्चारण होता है वो स्वरों की सहायता से होता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। र को प्रकम्पित या लुंठित या कंपन जात व्यंजन भी कहते हैं। जो र अक्षर है ना, इसे प्रकम्पित, लुंठित या कंपन जात व्यंजन कहते हैं। लुंठित का अर्थ है जीभ का आगे से मुड़ना। लुंठित का क्या अर्थ है? लुंठित का अर्थ है जीभ का आगे से मुड़ना। र जब बोलते हैं ना, पहले जीभ आगे को निकलती है, उसके बाद द्वारा से मुड़ जाती है, इसलिए इन्हें प्रकम्पित या लुंठित कहते हैं। उसके बाद है ल।
ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, या फिर पार्श्विक का अर्थ होता है जीव के अलग अलग भाग, यानी कि ल पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन का मतलब होता है जीव के अलग अलग भाग, अगल बगल का भाग होता है जो, उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। उसके बाद है ह, इसे ऊष्म संघर्षी या स्वर यंत्रमुखी, काकल वर्ण, कंक, ऊष्म संघर्षी, सघोष वर्ण आदि नामों से भी जाना जाता है। कौन से? ऊष्म संघर्षी, काकल वर्ण, कंठ, ऊष्म संघर्षी, सघोष वर्ण आदि नामों से जाना जाता है। इसके नाम काफी इंपोर्टेंट है, आप दोबारा से सुन लीजिए। ह को ऊष्म संघर्षी स्वर, यंत्रमुखी स्वर, काकल वर्ण, कंठ, ऊष्म संघर्षी, सघोष वर्ण आदि नामों से भी जाना जाता है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? यदि दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि कोई दो वर्ण हैं, उन्हें एक ही व्यंजन के सहारे से बोला जा रहा है तो उन्हें क्या कहेंगे? हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। कौन से होते हैं? छ, ज्ञ, त्र, श्र। इन्हें आप नोट कर लीजिए, नोट पॉइंट डाल के। ये सारे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पर नोट पॉइंट डाला है ना, यहाँ से लेके ये सारे नोट पॉइंट में काफी इंपॉर्टेंट है। छ, इसे हम किस किस के माध्यम से बोलते हैं? कश। क्या बोलते हैं? इसे छ नहीं बोलते, कश, क्योंकि इसमें जो का है ना वो आधा आ रहा है। जो पीछे वाला वर्ड होता है वो पूरा होता है, लेकिन जो आगे वाला होता है वो आधा होता है। जैसे कश, कस के माध्यम से क्या बना है? छ, कश। इसकी स्पेलिंग भी तो ऐसे होती है, KSH, यानी कि आधा ये और पूरा ये SH। और जो यहाँ पे ए होता तो ये पूरा का होता, इसलिए कश, कश। ज्ञ, ज्ञ किस किस से मिलकर बना है? ज्य, ज और यहाँ से, ज और यहाँ से मिलके बना है ज्य, ज्य से मिलके बना है क्या बना है? ज्ञ। त्र, इसे किस किस से मिलके बनाई है? तर, त और र से मिलके बना है आपका त्र। और ये है सिर, सिर किस किस से मिलकर बना है? स और रा से। किस किस से मिलकर बना है? स और रा से सिर मिलकर बना है। इन्हें हम आगत व्यंजन भी कहते हैं। अब बात आती है कि अल्प प्राण और महाप्राण कौन से होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। यानी कि हमारी जो श्वास या वायु होती है वो अल्प मात्रा में निकले, कम मात्रा में निकले, उन्हें हम अल्प प्राण शब्द कहते हैं। इसमें कौन से आते हैं? 1, 3, 5। 1, 3, 5 का मतलब है क, ख, ग। इन्हें छोड़ के क के बाद क्या आएगा? ख, ख को छोड़ दो। ग के बाद क्या आएगा? घ, उसे छोड़ दो। पहला क हो गया, दूसरा ख, दूसरा को हमने छोड़ दिया, तीसरा हो गया ग, चौथा क्या होगा? घ, घ को छोड़ देंगे तो पहला ये, तीसरा ये, पांचवा ये। क, ख, ग नाग में काउंटिंग करेंगे। क आ गया पहले पे, ख आ गया दूसरे पे, ग आ गया तीसरे पे, और चौथा आएगा घ, उसे छोड़ देंगे दूसरे को और चौथे को छोड़ के। क, ग, न, ये कौन से शब्द होते हैं? ये होते हैं अल्प प्राण शब्द। कौन से? अल्प प्राण शब्द। और इनमें एक चीज और आती है, इसमें अंतस्थ व्यंजन भी इसमें साथ ही आते हैं। कौन से? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, लब। कौन से? य, र, लब। अब बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण में कौन से शब्द आते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। जिनके वर्णों में ज्यादा मात्रा में सांस निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। उनका उच्चारण स्थान है 2 और 5, 2 और 4, सॉरी 2 और 4 है। कौन सी है? 2 और 4 है। 2 पे कौन सा आता है? ख, और चौथे पे आता है घ। तो इनका ये क्रम है, क्रम पहले देख लेते हैं हम एक बार। क वाले में वर्ग में आते हैं, क वर्ग में आते हैं अल्प प्राण कौन से? क, ग, न। और महाप्राण है ख, ग। आपको एक ट्रिक से ध्यान रखना है, पहले में आएगा 1, 3, 5, ठीक है, 135 और दूसरे में 24। पहले में 135 और दूसरे में 24। इसमें ऊष्म व्यंजन आते हैं दूसरे वाले। महाप्राण में कौन से आते हैं? ऊष्म व्यंजन। स, स, ह, ये आते हैं महाप्राण में। और अल्प प्राण में आते हैं य, र, लव। कौन से आते हैं अल्प प्राण में? य, र, लव आते हैं अल्प प्राण में। और स आते हैं महाप्राण में। से आप रट लो, ध्यान कर लो, कुछ भी करो, लिख लो कॉपी पे, लेकिन इसे याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्प प्राण में ध्यान रखना है, दूसरा और चौथा छोड़ के बाकी क से लेके अना तक सभी आने। दूसरा और चौथा छोड़ के बाकी क से लेके अना तक सभी आने। और महाप्राण में 1, 3, 5 को छोड़ के दूसरा चौथा आना है, ठीक है। इसका जस्ट विपरीत होता है, जैसे ये
इसमें अल्प प्राण में 3 आ रहे हैं, इसमें 2 आ रहे हैं। इसमें नोट पॉइंट थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। स्वर या घोषत्व तंत्रिक में कंपन के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? स्वर या घोषत्व तंत्री के कंपन के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अघोष और दूसरा सघोष या फिर घोष बोलते हैं। इसे ध्यान रखना, पहला क्या है? अघोष, और दूसरा सघोष या फिर घोष कहते हैं। आपको उन्हें अल्पप्राण और महाप्राण को भी याद रखना, उन्हीं तरह इन्हें भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क में क ख, पहले में अघोष कौन से? क और ख। इसमें पहला और दूसरा ये, बाकी 3 4 5 किस में आएंगे? सघोष में आएंगे। क में कौन सा आएगा? क ख, और सघोष में ग घ न। इसमें च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, यानी कि पहला और दूसरा तो हमने छोड़ दिया अघोष में। कौन सा? पहला और दूसरा अघोष में। और इसमें 2 है नहीं कि सघोष यानी घोष, बात वही है, चाहे सघोष बोल लो या घोष बोल लो। इसमें आएगा तीसरा चौथा पांचवा, और पहले में आएगा पहला दूसरा, और दूसरे में आएगा तीसरा चौथा पांचवा। सघोष व्यंजन में स भी आते हैं, यानी कि प फ आएंगे, उसके बाद स ये तीनों भी आएंगे, यानी कि ये ऊष्म व्यंजन है। ये सघोष अघोष में आते हैं। कौन से में आते हैं ऊष्म व्यंजन? अघोष में आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन आते हैं सघोष में। उसमें ऊष्म व्यंजन किस में आ रहे थे? महाप्राण में। ऊष्म व्यंजन कहाँ आ रहे थे? महाप्राण में, और अल्प प्राण में आ रहे थे अंतस्थ। तो इसमें जस्ट उल्टा हो गया है। अघोष में तो आ रहा है ये स यानी कि ऊष्म व्यंजन, और सघोष में आ रहा है अंतस्थ व्यंजन। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पंचमाक्षर जानते हो कौन सा? जैसे क्या कहते हैं? न, या, ड, ट, यानी कि ये रहे देखो, या, न, ड, न, ये वाले हैं अणा खाली वाले, पीछे इसमें ना स्वर आ रहा है ना, वो सभी घोष में आएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि पांचवा अक्षर किस में आता है, तो आपको लिखना है घोष में। उसके बाद है अनुनासिक शब्द होते हैं, जैसे आँख, ऊँट। जो चंद्रबिंदी अनुनासिक शब्द को चंद्रबिंदी भी कहा जाता है। और अनुस्वार में होता है एक ये, ऐसे कंकड़, चंचल, ये सब कौन से शब्द आते हैं? अनुस्वार। और विसर्ग तो आप जानती हो, इसमें जो नीचे लगता है च म क ख, इनको जो पीछे हलंत, इसे हलंत बोलते हैं, इन्हें हम विसर्ग चिन्ह कहते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आई हो। और जो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर जो आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट में प्लीज़ पार्ट 2 ज़रूर लिख देना। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।